अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे ने हस्बे आदत फिर कई सियासी चुटकुले भी छोड़ दिए और पेशगोइयां भी कर डाली। कहते हैं नवाज शरीफ एटमी धमाकों के मुखालिफ थे, आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय फौज ने चीन के हाथों हजीमत उठाई है। वफाकी वजीर रेलवे ने हस्बे आदत फिर कई सियासी चुटकुले छोड़े हैं और पेशगोइयां भी की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एटमी धमाकों के मुखालिफ थे, अगले 3 माह बहुत अहम हैं। वजीर आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय फौज ने चीन के हाथों हजीमत उठाई। आपको सुनवाते हैं कि शेख रशीद ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना सियासत शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं मुख्तसर बात करने पे यकीन करता हूं, मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि एटमी धमाका राजा जफरुल्लाह ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। सारी काबीना एटमी धमाके की मुखालिफ थी, समेत नवाज शरीफ साहब के कि झाड़ू फिर जाएगा। मैं आज भी यकीन रखता हूं कि ये शरीफों, गिलानियों और जरदारियों ने जिस तरह लूटा है, और इमरान खान का जो एजेंडा था, जो बयानिया था कि किसी डकैत, चोर और पाकिस्तान का खून चूसने वाले लोगों को माफ नहीं करेंगे, उस पर अमल होकर रहेगा। आफ्टर कोरोना बहुत टेंशन पैदा होने के इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फखर काकाखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फखर काकाखेल साहब सीनियर तजियाकार हैं। सर, शेख रशीद साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने एक बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि गौहर अयूब, राजा जफरुल्लाह और मैंने एटमी धमाके किए, जबकि नवाज शरीफ समेत तमाम काबीना इसकी मुखालिफ थी। देखिए, शेख साहब तो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं और कुछ भी कहेंगे, लेकिन 2 हकीकतें हैं। एक ये कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और दूसरी हकीकत ये कि जिस वक्त ये टेस्ट किए जा रहे थे उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। तो ये 2 बड़ी हकीकतें हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जब से ये बहस शुरू हुई है कि एटमी धमाके किसने किए, क्यों किए, किस तरह किए, तो उसमें शेख साहब की ही एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें उनका ये कहना था कि वो तो इतने कांप रहे थे कि उन्होंने बाकायदा मुल्क छोड़ दिया। लेकिन हम चले उस पर इतबार नहीं करते, और उस वक्त की जो हकीकतें हैं, उस वक्त हम ये देख रहे थे, मैं खुद, कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि वो इस एटमी धमाकों को रोकने की कोशिश करें, और इसके बदले में इनको एक ठीक ठाक पैकेज दिया जा रहा था। जहां तक उनके इस दावे का ताल्लुक है कि ये धमाके मैंने, गौहर अयूब ने, राजा जफरुल्लाह ने किए, तो इस बात की कोई तुक है ही नहीं। ना तो शेख रशीद मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ना तो शेख रशीद उस न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा थे, और ना ही शेख रशीद वजीर खारिजा थे। तो ये बात तो बिल्कुल अकल से पैदल करार दी जा सकती है कि शेख रशीद ये बात कहें। इस तरह तो वहां पर मौजूद कोई क्लर्क भी ये कह सकते हैं कि जी ये धमाके मैंने करवाए, लेकिन हमने जमीनी हकायक को देखना होगा। अगर घड़ी घुमाकर उस वक्त पर ले जाए जब ये फैसला किया गया था, तो यकीनी तौर पर शेख साहब की इस बात में, क्योंकि वो मौजूद थे, तो ये बात हम कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बहुत था, और हो सकता है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये भी एक ऑप्शन दिया हो कि अगर हम ये धमाके नहीं करते तो इसके बदले में हमें ये चीजें आलमी सतह पर सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये कहना कि मियां नवाज शरीफ को तो पता ही नहीं था, या मियां नवाज शरीफ ने ये फैसले करवाए ही नहीं, या मियां नवाज शरीफ ने ये धमाका किया ही नहीं है। दरअसल एटम बम कोई पटाखा नहीं है कि आप किसी कमरे के अंदर जाकर इसको बना दें और इसको फोड़ दें। इसके पीछे एक नस्ल दर नस्ल एक कोशिश होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की। अगर हम देखें तो इसका आगाज जुल्फिकार अली भट्टो मरहूम ने किया था, जब डिसबैलेंस की तरफ हम जा रहे थे साउथ एशिया के अंदर, और उन्होंने काफी हद तक अगर देखा जाए उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, इस पर आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, इस पर आलमी बरादरी इस बात पे मुत्तफिक है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुख्तलिफ अदवार में, चाहे वो सियासी दौर हो या फिर अमराना दौर, लेकिन इस बात पे कंसिस्टेंट थी पाकिस्तानी क़यादत कि हमने हर हाल में
हिंदुस्तान के मुकाबले में इस खित्ते के अंदर तवाजुन कायम करना है, और तवाजुन कायम करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास न्यूक्स मौजूद हो। इसके बाद अफगान वार के दौरान जो सबसे बड़ा काम हुआ वो जनरल जियाउल हक के दौर में हुआ, जब एक जानिब जियाउल हक ने अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया, दूसरी जानिब उसके बदले में पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शन थी या जो नजर रखी गई थी कि इसको रोका जाए, अमेरिका ने खुद, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके आर्टिकल्स मौजूद हैं कि उन्होंने पहलुती बरी थी और जाने दिया कि पाकिस्तान जहां एक जानिब अफगानिस्तान के अंदर रूस के खिलाफ हमारा साथ दे रहा है, तो दूसरी जानिब हम इनको इतनी रियायत दे सकते हैं कि वो अपने न्यूक प्रोड्यूस करें। इसके बाद जो अदवार गुजरे, जनरल जिया साहब के बाद, उसके बाद बीबी साहब आई, फिर नवाब मियां साहब आए, फिर बीबी साहब आई, फिर मियां साहब आए, तो ये, लेकिन इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट थे या जो क़यादत थी, चाहे वो मिलिट्री क़यादत थी या वो सियासी क़यादत थी, जो सीरियस क़यादत थी, मैं शेख रशीद साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन 14वीं तरमीम हमारे नाज़रीन को याद होगा कि जब वो पास हुई तो उसके बाद गालिबन पहली दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्क के मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि सदर से वो इख्तियार लिया गया कि जिसके तहत वो वजीर आजम की रुखसती कर सके, और यही वजह थी कि मियां साहब अपने फैसलों में पूरी तौर पर आजाद थे। और शायद बहुत सारे लोगों को वो वक्त याद नहीं होगा कि किस तरीके से परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, वो किस तरीके से मियां साहब के आगे बेचे जा रहे थे। तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि जो भी फैसला था, गो के इसके पीछे नस्ल दर नस्ल, जिसका आगाज जैसे कि मैंने जिक्र किया कि भट्टो साहब के दौर से ही हो चुका था, और इसके बाद जियाउल हक के दौर में भी, बीबी साहिबा के दौर में भी, और फिर मियां नवाज शरीफ के साहब के दौर में जब वो तकमील को पहुंचा, तो इस बात का सेहरा, बहरहाल जो तकमील थी उसका सेहरा ना सिर्फ मियां साहब को, बल्कि उस वक्त की जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, जिसमें अस्करी भी थे और उसमें जो सिविलियन साइंटिस्ट भी थे, वो भी मौजूद थे। तो इट्स नॉट लाइक अ टीम वर्क, बल्कि टीम वर्क से भी ज्यादा ये एक पूरी कौम का एक मुश्तरका फैसला था, क्योंकि उस वक्त एक मुल्क डिवाइड हो चुका था। एक तबका ये कह रहा था कि हमें इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें जो पावर डिफिशिएंसीज हैं, जो बिजली के हमें डिफिशिएंसीज का सामना करना पड़ रहा है, हमें न्यूक्लियर बिजली पैदा करनी चाहिए बजाय इसके कि हम एटमी कुव्वत बने। लेकिन चूंकि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, और फिर जब हमारे बैकयार्ड में, यानी हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान जैसा मुल्क मौजूद है जो आए दिन धमकियां देता रहता है, और उसके अंदर जो इंतहा पसंद है, उनके तो बस में नहीं चलता। अगर आज हमारे पास ये एटमी कुव्वत ना होती तो एटम बम नहीं, लेकिन दीगर कई जराए थे जिसके ऊपर हमें वो प्रेशराइज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फखर काका खेल साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, अपने तज्जिये से आगाह कर रहे थे। शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो गए। गायनेकोलॉजिस्ट 8 डॉक्टर्स कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा, फ्रंटलाइन डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। मसीहा भी जो है कोरोना वायरस का शिकार हुए, शेख डॉक्टर्स के जो अब शिकार हुए हैं, तो उनमें गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के 8 डॉक्टर्स में जो है उनको कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि हेड जो है प्रोफेसर डॉक्टर अकरम डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी के जो है हेड है, उनको ये कहना है कि गायनेकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर समीप आज का जो कोरोना टेस्ट है वो मस्बत आया है, जबकि डॉक्टर अकरम ने यही बताया कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को जो है ट्रीट किया जा रहा था। डॉक्टर ग्राम तो ये कह रहा था कि मुतासर डॉक्टर्स के रास्ते में है, आने वाले तिब्बी अमले को भी जो है मुकम्मल तौर पर जो टेस्ट करवाएंगे। इस तरीके से आज शेख ज़ायद अस्पताल में भी जो अब तक कोरोना वायरस के हवाले से मुकम्मल सेफ अस्पताल समझदार था, इसके भी मसीहाओं में जो आज कोरोना वायरस की जो तस्दीक हो गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स और तिबी अमले को शाहदा पैकेज दिया जाएगा। डॉक्टर्स और तिबी अमले को 1 मार्च से इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। कोरोना से अमवात में इजाफा तशवीशनाक करार दे दिया। हिंदुस्तान गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ती हुई हमने फैसला किया कि हमारे वो डॉक्टर साहबान, पैरामेडिक्स, सरकारी मुलाजमीन जो कोरोना के पेशेंट्स को डील करते हुए कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए और मुतासिर होने के साथ जो शहीद हुए हैं उनको शुहदा डिक्लेयर करते हुए, जो बलूचिस्तान में दीगर सरकारी मुलाजिम जो ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, जो शुहदा पैकेज है वो उनके लवाकिन को देने का जो है फैसला किया गया है। दीगर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो कोरोना को कम्बैट करने के लिए हॉस्पिटल्स में ड्यूटी दे रहे हैं, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल और शेख ज़ायद में,
ان کے لیے بھی جو ہے اضافی بونسز کا اعلان کیا گیا ہے، جو 1 مارچ سے ہمارے ان پیرامیڈکس اور ڈاکٹر صاحبان کی جو تنخواہیں ہیں اس میں اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ کورونا کے خلاف لڑتے ہوئے 5 مسیحا جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور سے ڈاکٹر ثنا فاطمہ، ڈاکٹر سلمان طاہر، گجرانوالہ میں ڈاکٹر نعیم اختر، فیصل آباد میں ڈاکٹر سید ناصر علی، پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ شہداء میں شامل ہیں۔ نبردازمہ فرنٹ لائن سولجرز تیزی سے وائرس کی زد میں آنے کے بعد جان کی بازی ہارنے لگے۔ لاہور میں ڈاکٹر ثنا فاطمہ اور MBBS 4th ایئر کے طالب علم ڈاکٹر سلمان طاہر خالق حقیقی سے جا ملے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر ثنا فاطمہ مقامی اسپتال میں زیر علاج تھیں، جبکہ MBBS 4th ایئر کے طالب علم سلمان طاہر کو تیز بخار کے باعث اسپتال داخل کرایا گیا، تاہم ICU میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر گجرانوالہ کے ڈاکٹر نعیم اختر بھی کورونا وائرس کے باعث دم توڑ گئے ہیں۔ وہ لاہور کے سروسز اسپتال میں زیر علاج تھے اور سوشل سیکورٹی اسپتال میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فیصل آباد میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق سٹی صدر ڈاکٹر سید ناصر علی اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر جان بحق ہو گئے۔ پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ کو کورونا کی تصدیق کے بعد 20 مئی کو اسپتال داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹر خانزادہ نجی اسپتال میں کورونا کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہوئے تھے۔ ادھر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پشاور کے صدر ڈاکٹر ساجد بھی وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ساجد خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لاہور جنرل اسپتال کے MS بھی کورونا کا شکار ہو کر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمود صلاح الدین کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی، جس کے بعد انہیں ہوم آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنڈی میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت کی ECC چیئرمین کو نہیں بلائیں گے اور آج کی ECC چیئرمین کو نہیں بلائیں گے تو آپ کے کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک لائٹر نوٹ پر آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے، کچھ خواتین کا جھگڑا تھا تو بڑا اس میں وہ ویڈیو فلمیں بھی چل رہی ہیں، بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی درج ہو گئے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس میں جو مین مرکزی کردار تھا جو عثمان ملک صاحب تھے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے عمران خان صاحب ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کمیشن بھی وہی ہے جو یہ معاملہ ہے، یہ بدقسمتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پھر میں یہ دکھاؤں گا 1 کلو چینی اور یہ 90 روپے، جب ایکسپورٹ سے پہلے قیمت تھی 55 روپے 47 پیسے، جب حکومت نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت نہیں دی تھی ملک میں قیمت تھی چینی کی 55 روپے 47 پیسے، آج ہے 90 روپے، یہ تقریباً 34 روپے 53 پیسے کا اضافہ ہے جو 60% سے اوپر بنتا ہے۔ یعنی ملک میں چینی کی قیمت 60% بڑھ گئی ہے۔ جو مل مالکان ہیں وہ اس شرح پر سالانہ 180 ارب روپے کا اضافی منافع حاصل کریں گے، 180 ارب روپے کا۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا عمران خان اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ یہ ہر روز ایک کرائے کا آدمی جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وزیر کیوں نہیں بولتے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں بولتا؟ کابینہ کیوں نہیں بولتی؟ عوام آج بھی 90 روپے کی چینی خرید رہے ہیں، ڈاکہ جاری ہے۔ جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے بھی چینی کی قیمت میں 20% کا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اب کمیشن کو یعنی یہ حکومت جو ہے کمیشن سے بھی نہیں گھبراتی کہ چینی کا کمیشن بن گیا، آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں جس کی تحقیق کر رہے ہیں اس کمیشن کے دوران اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتہ کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟
عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں. 20 مہینے گزر گئے ہیں, ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی. ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور جو ڈاکہ جاری ہے, اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے. حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کا پروٹیکٹ کر رہی ہے. اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے, شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا. آپ نے ڈاکہ مارا, آپ نے کمیشن بنایا, کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائی کی وجہ سے سامنے آئی ہے, اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے, کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے. میں پھر یہ کہوں گا 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں, کون سے ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ. چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے. فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں, کیوں انہوں نے فیصلہ کیا. دوسرا, ایک سبسڈی دی گئی. تیسرا, مانیٹر نہیں کیا گیا. مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے, لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی, آج بھی نہیں لے رہی. چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی, سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی. تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا, توجہ ہٹائی گئی, اور جو قیمت, جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈالا گیا وہ آج بھی جاری ہے. جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے, کس نے ادا کی. میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں, ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر. اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے, پرچہ درج کریں, ایک مجھ پر کریں, ایک عمران خان پر کریں, کیونکہ عثمان روزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا, مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے, میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی. جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں, قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں, اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کریں گے. بہت شکریہ. سوال ہو گئے یار, اب آپ پوچھ لیں. چینی جو گئی ہے چینی اور آپ نے کہائی میں کہ دعویٰ یہ ہے پہلی دفعہ مارکیٹ میں چینی خریدنے گیا یا کوئی آپ چینی کے حوالے سے یہ یہاں کونے کی دکان ہے, قیمتی ہو گئی ہے, آپ نے قیمتی ہو گئی ہے, تو میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے یہ رسید 90 روپے ایک عام دکان سے لی ہے, نہ دکاندار کو جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں. تو بہرحال میرے بھائی چینی کی قیمت یہ شاید 92 بک رہی ہو, چینی مہنگے داموں بک رہی ہے. یہ وہی چینی ہے جو 55 میں بکتی تھی. جی ٹھیک ہے, آپ چھوڑے گا. جی جی حکومت کے تمام ترجمان اور وزراء جو ہے وہ اس پہ باری باری ٹویٹ کے ذریعے اپنے پیغامات دے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس پہ یا تصویر بھاری پڑ گئی ہے نواز شریف صاحب سے باہر ہے؟ نہیں, آپ کی بات سمجھ نہیں ہے. تصویر ہے نواز شریف صاحب کی جو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ صبح یار میرے پاس میرے وقت نہیں ہے, وزیروں کے پاس وقت ہے, کیونکہ وہ چینی کا تو ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن. جی کرنے کا فیصلہ تھا وہ کسی کو بچا کے مجھے نائب کیا گیا, تو کیا چینی کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں جانگیر نے
देखिए, मैं जहांगीर तरीन का वकील नहीं हूँ, मैं किसी का वकील यहाँ पर नहीं हूँ। मैं तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ जो ये 1 किलो चीनी आज भी 90 रुपए की ले रहे हैं। मेरे भाई शायद 85 की लेते होंगे, तो मुझे दुकान बता दें, मैं उधर से ले लूंगा। जी मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरगोदा में महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। आटा, दाल, घी, चीनी सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जबकि दाल में 20 से 30% महंगाई हुई। आटे का 20 किलो का थैला भी 800 रुपए की बजाय अब 900 और 920 पर फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक आबिद से। जी आबिद। जी बिल्कुल, अगर मैं बात की जाए महंगाई की तो महंगाई जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। ख़ास तौर पर दालें और आटा जो है इस वक्त उनकी कीमतें जो है 20 से 30% बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो जो दालें थी उनके ऊपर जो है 20 से 30 रुपए पर किलो पर जो है उसका रेट बढ़ा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो रेट ऊपर गए हैं दालों के आटे के, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी की पहुंच में आटा और दालें आती हैं जिसकी कीमत आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर यही चीज़ों की कीमत, इन चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर गरीब आदमी कहाँ जाएगा तो इसका क्या हल क्या है? हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, इनके रेट्स कम किए जाएँ ताकि गरीब आदमी आराम से अपनी रोज़ी कमा के इन चीज़ों को आसानी से ले सके। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ख़ास तौर पर अगर हुकूमत इन्हीं चीज़ों पर, दालों और आटे पर और मुख्तलिफ चीज़ों पर जो अशियाए खुर्दन नौश हैं इन पर काबू पा ले तो गरीब आदमी जो है वो आराम से अपनी रोटी कमा सकता है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं तो इन पर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सके। और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इन चीज़ों को भी कंट्रोल करे ताकि इनके रेट जो हैं वो मुनासिब हो सके। जी बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया जिससे शहरी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानों और ठेलों पर बगैर प्राइस लिस्ट के चीजें फरोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ शहजादा मोइन मौजूद हैं। शहजादा मोइन, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, देखें महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है जिससे शहरी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। जी क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? इस वक्त महंगाई इस वक्त उरूज पर है, हर चीज महंगी हो रही है, चाहे दालें हों, चाहे फल हों, सब्जी हो, गोश्त हो, कोई चीज ना कोई देखने वाला है ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन चीजों को देखे। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। अगर हुकूमत नहीं देखेगी तो गरीब का तो जीना मुहाल हो जाएगा। हमें चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस तरफ लगाएं, उनको भेजें मार्केटों में ताकि वो उसको देखें कि मार्केट रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं उसमें चीजें बिक रही नहीं बिक रही हैं। यहाँ जो चीज मार्केट रेट हमें बताया जाता है टीवी पे कि 10 रुपए वहाँ बाजार में आके मालूम होता है 25 रुपए बिक रही है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं है। जब दुकानदार से बात करते हैं वो कहते हैं पीछे से महंगी है। भाई पीछे से क्या, कहाँ से महंगी हो रही है? अगर उसको पीछे देखने वाला कोई होना चाहिए ना। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी कि जो भी गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को देखें अगर, और गरीब के लिए कुछ आसानी पैदा करें। हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब किए लोगों ने, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और गरीब के लिए कुछ सोचें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर हजरात होते हैं वो कम से कम मार्केट के अंदर दौरा करें ताकि वहाँ पर जो रेट लिस्ट दी जाती है दुकानदारों को उनको चेक करें ताकि शहरी जो है आसानी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है खरीदारी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। मुल्क भर की तरह पेशावर में महंगाई की लहर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ सब्जी, फल और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया, जबकि दुकानदार मन माने रेट वसूल करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जो महंगाई है वो सर चढ़कर बोल रही है और दिन पर दिन जो है वो इसमें इजाफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो सब्जी की कीमतें हैं, जो फ्रूट की कीमतें हैं, इसी तरह जो मुर्गी की कीमतें हैं और जो गोश्त की कीमतें हैं उसमें भी मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसी तरह जो शहरी है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि एक तो लॉकडाउन भी है, ऊपर से जो है महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ कर रख दी है। इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया ने हर ज़िले में असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी गई है कि जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही हो वहाँ पे भी जो है वो छापे मारे जाएं। जो नोखनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको भी जो है वो जुर्माने किए जाए ताकि जो आवाम है उनको रिलीफ मिल सके।
जबकि इसी तरह जो ज़िले इंतज़ामिया है उनका भी यही कहना है कि इस लॉकडाउन में आवाम को परेशान करने के वाले जो हैं उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन जारी रहेगा, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं और जो नूरखनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी तरह शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत जो है इस लॉकडाउन में, एक तो लॉकडाउन भी है, ऊपर से जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल किया जाए ताकि उनको जो है वो कुछ तो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। पेशावर में भी शहरियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को खूब सराहा है। शहरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में इस इकदाम से गरीब लोगों की मदद होगी। टीवी की तरफ से नेकी की टोकरी का जो बेड़ा उठाया गया है वो बेहतरीन एक कोशिश है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे नेक काम का साथ दें जिससे गरीब लोग बेहतरीन इस्तिफादा हासिल कर सकें। सच टीवी ने जो ये नेकी की टोकरी वाला काम शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जो छोटा तबका है उसके लिए ये रोटियां और ये तंदूरों पे इन्होंने जो शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि ये सिलसिला गरीबों के लिए चलता रहे। सच टीवी ने नेकी की टोकरी के नाम से जो इस मुहिम का आगाज़ किया है ये एक अच्छी कोशिश और अच्छा काम है। अवामुल नास को चाहिए इस मुहिम को भरपूर तरीके से चलाते हुए हर गली में तक पहुँचाएँ। ये एक अच्छा आइडिया है कि हर तंदूर पे एक टोकरी रखी जाए और वहाँ से रोटियाँ लेने वाले ज़ायद पैसे दे के 2-3 रोटियों के पैसे वो रोटियाँ नेकी की टोकरी में डाली जाएं और ज़रूरतमंद वहाँ से आके रोटियाँ ले जा सकें। नेकी की जो टोकरी सच टीवी ने शुरू की है और लिहाजा गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है। जिस भाई के पास पैसे ना हो वो फ्री रोटी हासिल कर सकता है। इसमें हम सच टीवी वालों के भरपूर साथ तामुन करते हैं। अगर जहाँ तक हमारे तामुन की ज़रूरत हुई शाना बशाना इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े होंगे। हम भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप भी इसमें हिस्सा डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसमें से फ़ायदा उठा सकें। ये जो कैंपेन शुरू किया है इनको चाहिए कि अमीर लोग इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गरीब लोग जो एक दिन का काज एक टाइम का मिल सकता है दूसरे टाइम को नहीं मिलती, वो उनको ज़रा आसानी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जितने लोग भी हो अमीर लोग हो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कराची तैयारा हादसे में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी की मैयत की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अंसार नकवी 24 न्यूज के डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग और करंट अफेयर्स के तौर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अंसार नकवी 22 मई को लाहौर से कराची जाने वाले PIA के तैयारे के हादसे का शिकार हो गए। वो अपने आबाई शहर हैदराबाद जा रहे थे। सीनियर सहाफी अपने आबाई शहर हैदराबाद जा रहे थे कि ताकि ईद की खुशियां अपने घर वालों के साथ मना सकें, लेकिन बदकिस्मती से उनका यह सफर तकमील को नहीं पहुंच सका और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। भारतीय हुकूमत की इंसान दुश्मन कार्रवाइयों पर यूरोपीय यूनियन भी बोल उठा। मोदी हुकूमत के मजालिम से दुनिया को आगाह करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुनों ने मुजालिमाना कवानीन के तहत गिरफ्तारी पर यूरोपीय पार्लियामान ने तशवीश का भी इजहार कर दिया। हक की खातिर कैद काटने वालों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सब कमेटी बराए इंसानी हकूक की चेयरपर्सन मारिया अरीना ने भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के नाम तहरीर करदा खत में भारत में इंसानी हकूक के कारकुनों की मुतनाज़े कवानीन के तहत गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने भारतीय वजीर दाखिला को मुखातब करते हुए कहा कि भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन की नजर है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानब से गौतम नौलखा और आनंद तलटोम बड़े की गिरफ्तारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत इंसानी हकूक के मुहाफ़िज़ों को खौफ व हिरास में मुब्तला करके गरीब और पसमानदा तरीन बरादरियों के हक में आवाज बुलंद करने से रोकना चाहती है। उन्हें खामोश कराने के लिए दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत रोकथाम का कानून UAPA इस्तेमाल किया जा रहा है। मारिया अरीना ने कहा कि भारत के पास करदा कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के तहत इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी मेयार की खिलाफ वर्जी है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने मुतनाज़ा शहरियत कानून पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हक की खातिर पुरअमन एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द करार दिया गया। खत में मुतालबा किया गया कि भारत सिविल सोसाइटी के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाए, कोरोना सूरत हाल के तनाजर में ज़मीर के कैदियों की फौरी रिहाई का बंदोबस्त करे। इंतहा पसंद मोदी की जिल्लत और रुसवाई का नया सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जहां नरेंद्र मोदी के झूठ पर तनकीद की जा रही है, वहीं भारतीय अफवाज को बुज़दिल
और नाकारा करार दिया जा रहा है। चीन और इंडिया के बॉर्डर पर शुरू होने वाली झड़पों का सिलसिला अब सोशल मीडिया पर खूब ज़ेरे बहस है। दुनिया भर की तनकीद का जवाब भारतीय हुकूमत और उसके शहरियों के लिए मुश्किल हो चुका है। एक मारूफ भारतीय सहाफी अजय शुक्ला ने सोशल मीडिया पर अपने हजारों कायरीन को जवाब देते हुए लिखा है कि हकीकत यह है कि चीनी अफवाज पहले भारतीय सरजमीन पर दाखिल हुई और वहाँ PLA की अपने बैंकर बना रखे हैं। यही नहीं, उनके टैंक और दीगर असला साजो सामान भी वहाँ पर मुंतकिल हो चुका है। इसके जवाब में एक सारिफ इसहाक बल्तिस्तानी का कहना था कि 1962 में अस्कल भारत के हाथ से गया। 2013 में लद्दाख का 640 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन ने अपने कब्जे में लिया। इसी तरह 2017 में डोकलाम पर भी चीन का कब्जा हुआ और अब लद्दाख का 35 किलोमीटर तवील इलाका फिर से चीन ने छीन लिया है। सारिफ की जानिब से चीनी अफवाज की एक तस्वीर शेयर की गई है जिसका उन्वान लिखा है कि भारत और भारतीय अफवाज हमेशा सिर्फ गो बैक ही कहती रही हैं। मोदी हुकूमत ने तो दुनिया भर में जिल्लत उठाने की कसम खा ली है। चीन के बाद नेपाल की पुलिस ने भी बुज़दिल भारतीयों को शहर अंगेजियों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना काट के रख देंगे। मत देखा ना, काट दूंगा, पटक पटक के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के खेदा खेदा के मारूंगा, साला ऐसे मारूंगा, साला एक गोल खाली मार डालूंगा, समझ लो एक बार। नेपाल में देखा ना, एक भी इंडिया काट डालूंगा, साला जिंदा काट दूंगा। मोदी हुकूमत के कैदी पाकिस्तानी कबूतर का चर्चा आलमी मीडिया तक भी पहुंच गया। कबूतर के मालिक ने मोदी हुकूमत से कबूतर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। भारतीय हुकूमत की कबूतर पर जासूसी के इल्जाम की खबर पड़ते हुए मेजबान भी अपनी हंसी न रोक पाया और बेख्तियार हंसता रहा। A Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon, currently in pigeon prison, on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons and says India needs to stop victimising innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police. And apparently this has happened a number of times over the years. Wow. अमरीका में नस्ली तासुब की बुनियाद पर नफरत अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा होने लगा। सियाफाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत के वाक़े के बाद सियाफाम शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। नस्ल परस्ती की अफरियत ने अमरीकी माशरे को लपेट में ले लिया। सफेद फार्म पुलिस एहलकारों ने रियासत मिनीसोटा में 46 साला सियाह फार्म को महज इस बुनियाद पर गला दबाकर मार डाला कि वो सियाह फार्म था। हुकूमती मशीनरी ने भी मुलजमान की गिरफ्तारी में तसाहल से काम लिया, जिसके बाद देखते ही देखते मिनीसोटा में सियाह फार्म शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की जानब से निहत्ते मुजाहिरीन पर अंधाधुंध शेलिंग की गई, जिसके बाद मुजाहिरों ने पुरतशद्दद हंगामों का रुख अख्तियार कर लिया। अमरीकी सदर ने सूरत हाल पर रवायती नाअक्बियत अंदेशी का मुजाहरा करते हुए रियासत के गवर्नर और मेयर पर तनकीद शुरू कर दी। गुस्से से बिफरे मुजाहिरीन को मजीद सख्त इक़दामात पर उकसाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को चोर और ठग जैसे अलकाबात से नवाजा और उन्हें ताकत से कुचल डालने की धमकियां दी। अमरीका में पहले भी नस्ली तासुब की बुनियाद पर पुलिस के हाथों बेकसूर सियाह फार्म शहरियों के कत्लेआम के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। हालात वाकयात से मालूम होता है कि अमरीकी इंतजामिया सियाह फार्म शहरियों के जानो माल की हिफाजत में संजीदा दिखाई नहीं देती। सियाह फार्म अफराद को जिस्मानी अज़ियतों के साथ नफ्सियाती तशद्दुद का भी शिकार किया जाता है। अना की तस्कीन मफादे इंसानियत पर मुकद्दम ठहरी। अमरीकी सदर को इंतकाम की भड़कती आग ने सुकून से रहने ही न दिया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।